लास्ट एक हफ्ते से मैं अपने इस नथिंग फोन को छोड़ के इस 60,000 के फ्लैगशिप को यूज कर रहा हूं एंड हार्डवेयर वाइज ये फोन एक अलग लेवल पे है। इसमें है स्नैपड्रैगन 8 Gen 2, एक 144 हर्ट्ज की 2K डिस्प्ले, UFS 4.0 स्टोरेज, 120 वॉट चार्जिंग एंड इसे BMW ने बनाया। दिस इज iQOO 11 एंड ये इंडिया का सबसे फास्टेस्ट स्मार्टफोन है। काइंड ऑफ सारी चीजों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बॉक्स में आपको मिलता है फोन ऑब्वियसली, उसके बाद ये BMW और कार वाली iQOO की पर्ची, देन सेमीकंडक्टर टूल पे वेस्ट किया हुआ एक पूरा कागज, उसके नीचे एक क्लियर केस, देन एक Type-C केबल, 120 वॉट का चार्जर एंड एक USB-C to हेडफोन जैक अडेप्टर। नाइस। आज हम यही देखेंगे कि ये फोन इतना वाइल्डली इंप्रेसिव कैसे है एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूं कि क्या होता है जब एक ब्रांड टैगलाइंस बनाने के लिए सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन को इग्नोर कर देता है। सबसे पहली चीज जिसमें ये बिल्कुल पीछे नहीं रहता वो है परफॉर्मेंस। इसमें लगा है 8 Gen 2 एंड बातों की जगह लेट्स सी दिस इन एक्शन। ये है गेंशिन इम्पैक्ट और ये फोन पे चलने वाले सबसे हाई ग्राफिक्स वाले गेम्स में से एक है। आप बस ऊपर ये 144 पे नजर रखो, ये गेम हाईएस्ट सेटिंग्स पे चल रहा है और ये फ्रेम रेट 144 से नीचे नहीं आएगा। विल कीप ट्रैक ऑफ दिस, बट परफॉर्मेंस का मतलब सिर्फ गेमिंग थोड़ी ना होता है। नॉर्मल ऐप ओपनिंग्स, मल्टीटास्किंग में भी दिस फोन फ्लाइज। इट्स स्मूथ एज फास्ट, वेरी फास्ट। एंड इतना पावरफुल CPU होने के बाद भी इसमें एक कस्टम V2 चिप अलग से लगी है जो कि कैमरा और गेमिंग की परफॉर्मेंस को एनहांस करती है। आप ये जो 144 देख रहे हो इसमें भी 50% हाथ इस V2 चिप का ही है और ये 144 FPS आपको सिर्फ गेंशिन इम्पैक्ट में मिलेगा, बाकी हर जगह मैक्स 120 ही है क्योंकि इन्होंने 144 के नाम पे चूना लगाया है। इस पे मैं आता हूं थोड़ी देर में। इसमें एक डेडिकेटेड गेमिंग मोड भी है जिसमें आप बहुत कुछ कस्टमाइज कर सकते हो एंड वैसे तो आई डोंट बिलीव इन बेंचमार्क्स, लेकिन इस फोन का स्कोर पूरे वर्ल्ड में 2nd नंबर पे है। सो इससे आपको एटलीस्ट ये आइडिया लग जाएगा दैट हाउ केपेबल दिस थिंग इज। आप जो भी गेम चाहो इसमें खेल सकते हो एंड ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। 144 FPS मेंटेन्ड है, सो गेमिंग परफॉर्मेंस इज क्लासी। अब हम इस फोन की दूसरी हाईलाइट पे आते हैं, इसकी डिस्प्ले। आप इस डिस्प्ले को किसी भी एंगल से देखो ये आपको बहुत ज्यादा अच्छी दिखेगी क्योंकि ये एक 2K E6 AMOLED डिस्प्ले है। E6 का मतलब AMOLED की नई जनरेशन जो कि बैटरी ज्यादा बचाती है। डिस्प्ले में कलर्स पंची आते हैं क्योंकि 2K है, हर चीज बहुत ही शार्प फील होती है और स्मूथनेस भी आपको फील होगी, जितनी बताई है उतनी नहीं होगी क्योंकि 144 हर्ट्ज की स्क्रीन नहीं है, स्क्रीन 120 की ही है। तो अल्ट्रा स्मूथ ना सही लेकिन काफी स्मूथ एक्सपीरियंस है। जैसे मैंने बताया 144 हर्ट्ज आपको सिर्फ गेंशिन इम्पैक्ट में मिलता है और बाकी हर जगह मैक्सिमम 120 हर्ट्ज है। और अगर आप रिफ्रेश रेट की सेटिंग्स में भी जाके देखोगे तो यहाँ पे अप टू 144 हर्ट्ज लिखा है। अप टू मतलब सिर्फ गेंशिन इम्पैक्ट में। सो दिस इज मार्केटिंग नॉनसेंस। इस बात को अगर हम साइड में रख दें तो इन जनरल आप चाहे गेम्स खेल रहे हो, कंटेंट देख रहे हो, कुछ मर्जी कर रहे हो, ये डिस्प्ले आपको पूरे मजे देती है और ये HDR10+ को भी सपोर्ट करती है। HDR में पीक ब्राइटनेस 1800 निट्स की है। नॉर्मली 1800 निट्स वाली ब्राइटनेस फील होती नहीं है लेकिन इनफ है। धूप में बाहर भी कोई इशू नहीं आएगा, सब कुछ एकदम क्लियरली विजिबल होता है। डिस्प्ले में गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन भी है और नीचे की तरफ एक फिंगरप्रिंट सेंसर लगा हुआ है जो कि ठीक है, मतलब कि 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स ये सही काम कर जाता है। इवन अगर आप डिजाइन देखोगे तो इस व्हाइट वेरिएंट में ये जो लेदर फिनिश वाली बैक है ये बहुत प्रीमियम लगती है। बस छोटी सी दिक्कत ये है कि iQOO ने BMW के साथ जितने भी फोन बनाए हैं वो सारे एक जैसे दिखने लगे हैं, जिसकी वजह से ये डिजाइन अब थोड़ा सा पुराना होने लग गया है, लेकिन पब्लिक स्टिल अट्रैक्ट होती है। फोन डेफिनेटली बड़ा है क्योंकि कॉम्पैक्ट फोन्स अब ज्यादा रहे नहीं है। साइड्स में भी मेटल यूज हुआ है और पीछे से एजेस थोड़ी कर्व्ड है तो होल्ड करना काफी इजी हो जाता है, आपके हाथों में गड्ढे नहीं बनेंगे आईफोन। एंड सरप्राइजिंगली इसमें एक IR ब्लास्टर भी है। Xiaomi को छोड़ के सिर्फ यही एक ब्रांड है जिसके फोन में मुझे एक IR ब्लास्टर दिखा है और ये लोग इसे इजीली स्किप कर सकते थे लेकिन नहीं किया, सो प्लस पॉइंट फॉर दैट। इस फोन में स्टीरियो स्पीकर्स हैं जिससे काफी लाउड वॉल्यूम आ जाती है और ऐसा भी नहीं है कि ऊपर वाले से आवाज कम आ रही है, नीचे वाले से ज्यादा आ रही है। प्रॉपरली बैलेंस साउंड है। मैं बहुत ज्यादा शिकायत तो नहीं करूंगा लेकिन बेस में थोड़ी सी कमी है पर आवाज बहुत अच्छी है। बस इस फोन में हेडफोन जैक नहीं है तो या तो आपको डोंगल लेके घूमना पड़ेगा या आप वायरलेस ईयरबड्स खरीद सकते हो। अब अगर इतनी बड़ी डिस्प्ले है, इतनी पावर हंग्री चिप है तो फिर बैटरी कैसी है? ऑनेस्टली डिसेंट है, बिल्कुल टॉप नॉच आईफोन लेवल वाली तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन ठीक है। 1 घंटे के गेंशिन इम्पैक्ट के गेम प्ले के बाद भी बैटरी नियरली 5.5 घंटे चली है और अगर आप गेम्स कम खेलते हो तो बैटरी ऑलमोस्ट 6 घंटे चल जाएगी। मैंने इसको हमेशा 2K और हाई रिफ्रेश रेट पे रखा है क्योंकि ऑब्वियसली फीचर दिया है तो यूज करो, 1080p पे क्यों रखना है। तो ये 5000 mAh की बैटरी काफी सही परफॉर्म कर जाती है। मे बी ये E6 AMOLED पैनल अपना काम काफी अच्छे से कर रहा है। एंड अगर चार्जिंग के ऊपर मैं आपको एक पर्सपेक्टिव दूं तो ये है Pixel 7 Pro
जो कि 23 वॉट्स पे चार्ज होता है। ये है iPhone 14 Pro Max जो कि 27 वॉट पे चार्ज होता है और S22 Ultra एट मैक्स 45 तक जाता है। और ये सारे टॉप ऑफ द लाइन फ्लैगशिप्स हैं, लेकिन इस फोन में आपको 120 वॉट का चार्जर दे रहे हैं, वो भी डब्बे के अंदर। और ये फोन को लगभग 25 से 30 मिनट में फुल चार्ज कर देता है। और जिस तरह की ये बैटरी लाइफ आपको ऑफर कर रहा है, चार्जिंग टाइम उस हिसाब से बहुत सही है। बस इतनी फास्ट चार्जिंग है तो गर्मियों में इस फोन के टेम्परेचर का क्या होगा वो भगवान भरोसे है। अब ये सब सुनने के बाद एक ऑब्वियस सा सवाल आता है कि ये फोन इतने सारे बॉक्सेस को टिक कर रहा है, लेकिन फिर भी इसका प्राइस 60 के है और डिस्काउंट लगा के 55 है। लाइक हाउ इज इट इवन पॉसिबल? इतनी सही परफॉर्मेंस, डिस्प्ले क्वालिटी में बढ़ोतरी, रिफ्रेश रेट में कंजूसी और इतनी अच्छी बैटरी लाइफ के बाद भी हाउ डिड दे मैनेज टू गिव इट एट दिस प्राइस? I'll tell you. एंड ये वाली दिक्कत हर उस कंपनी के साथ है जो इतने केपेबल हार्डवेयर को बहुत अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाती। फॉर एग्जाम्पल, द फन एंड द स्कैरी पार्ट, सॉफ्टवेयर। एंड वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट। सबसे पहले कस्टमाइजेशन के हिसाब से आप इस फोन में हर चीज अपने हिसाब से बना सकते हो, चाहे फिंगरप्रिंट एनिमेशन चेंज करना हो, फेस अनलॉक एनिमेशन चेंज, चार्जिंग एनिमेशन, इवन आप अपनी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को भी अपने हिसाब से बदल सकते हो। एंड इसमें इतने सारे कैमरा रिलेटेड फीचर हैं जो कि इसे एक सोशल मीडिया रेडी कैमरा बनाते हैं। चाहे आपको नाक छोटा करना है, आंख बड़ी करनी है, लिप्स छोटे करने हैं, इसमें हर चीज रियल टाइम में होती है। ऑल्दो मैं इस फीचर का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं क्योंकि जो जैसा है वो वैसा ही बहुत अच्छा दिखता है, बट यस दिस फीचर एग्जिस्ट्स। पहले मुझे लगा था कि इसकी कॉस्ट कम करने के लिए इसमें जगह जगह एड्स होंगी, बट एड्स तो नहीं है, लेकिन ब्लोटवेयर जरूर है। और ये वो वाली एप्स हैं जो एक्सटर्नल ब्लोटवेयर है, लेकिन फंटच ओएस की खुद की एप्स जैसे कि गेम स्पेस और ये वीवो ऐप स्टोर वगैरह वगैरह ये सब तो है ही। और इनका बिल्ट इन ऐप स्टोर अपनी सस्ती नोटिफिकेशन से iQOO के सस्ते बजट को भी दिखाएगा। और ये हॉट एप्स और हॉट गेम्स तो आपका हर जगह साथ देंगे। इसको आप होल्ड करके सेटिंग्स में जाके डिसेबल कर सकते हो, बट ये बहुत अनोइंग है। और ऐसे सस्ते यूआई की वजह से फोन अंदर से इतना प्रीमियम फील नहीं होता। मैं वीवो की जितनी कस्टमाइजेशन का फैन हूं, इस सब का उतना बड़ा फैन मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। ये ब्लोटवेयर, हॉट एप्स, हॉट गेम्स, गंदी नोटिफिकेशंस ये सब तो है ही, लेकिन इसके अलावा सॉफ्टवेयर में मुझे एक इशू और दिखा। इसका फेस अनलॉक काम तो बहुत तेज करता है, लेकिन ये कई बार तब भी खुल जाता है जब आप इसकी तरफ नहीं देख रहे हो। हमेशा ऐसा नहीं होता, पर बहुत ज्यादा बार ऐसा होता है। सो दिस इज नॉट अ वेरी सिक्योर वे ऑफ अनलॉकिंग योर फोन। iQOO को सॉफ्टवेयर देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि ये ऑप्टिमाइज नहीं है। अब बारी है कैमरास की, और इस पे मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम देके बात करना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पे दिक्कत है। सबसे पहले मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का है, तो उससे फोटोज बहुत अच्छी आती हैं। चाहे कलर्स की बात करें, डिटेल्स की बात करें, फोटोज में वो वीवो वाला लुक आता है और जो अच्छा दिखता है। और डायनेमिक रेंज भी बहुत सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर आपको ये कलर मोड भी मिलता है जिसमें आप नेचुरल और बूस्टेड कलर्स में से एक डिसाइड कर सकोगे। और आउटडोर फोटोज तो बढ़िया है ही, लेकिन इंडोर में भी ये मेन सेंसर आपका पूरा साथ देता है। बट जैसे ही आप अल्ट्रा वाइड पे आते हो, वो मेन सेंसर के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। वाइड एंगल फोटोज ग्रेनी है, इनमें उतनी डिटेल नहीं है क्योंकि ये 8 मेगापिक्सल का सेंसर है। एटलीस्ट 12 दिया होता तो ठीक रहता। कुछ अल्ट्रा वाइड फोटोज में कलर्स भी शिफ्ट होते हैं। अब मैं कुछ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसका जब मन करता है ये रंग बदलने लग जाता है। ये लाइन सुन के मुझे किसी की याद क्यों आ रही है? छोड़ो, गंदी यादें हटाओ। इसका 2x टेलीफोटो बढ़िया है, पोर्ट्रेट्स बहुत अच्छे आते हैं। बस उसमें एक छोटी सी दिक्कत है, वो है एज डिटेक्शन की। 10 में से 7 बार ये ह्यूमन हेयर्स को प्रॉपर्ली सिलेक्ट नहीं कर पाता। लेकिन पोर्ट्रेट मोड शॉट्स दिखते काफी अच्छे हैं, उनमें वो एक फील है कि हाँ ये टेलीफोटो लेंस से ली हुई फोटो है। आपको इसमें 20x वाला सॉफ्टवेयर जूम भी मिलता है जो कि बस यूजेबल है, जैसे ये 1x मैग्निफिकेशन, 2x, 10x और ये है 20x। अब क्योंकि सॉफ्टवेयर जूम है तो इससे ज्यादा चमत्कार एक्सपेक्ट मत करना, नॉर्मल सा ही है ये। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है और इसकी सेल्फीज मुझे अच्छी लगी। इंडोर आउटडोर दोनों जगह ही ये बहुत अच्छी सेल्फीज लेता है। डिटेल्स और कलर्स दोनों ही काफी अच्छे हैं, इवन डायनेमिक रेंज के मामले में भी काफी बढ़िया है। सेल्फीज में आपको वो वीवो वाली फील आती है, मतलब कि चिकनी चमड़ी, लेकिन इतनी चिकनी नहीं होती कि गंदी लगने लगे, फोटोज अच्छी दिखती है। तो सेल्फीज के लिए तो ये फोन एक नंबर है। एंड नाइट मोड फोटोज आर प्रीटी गुड क्योंकि उसमें मेन सेंसर यूज होता है, सो फोटोज काफी वाइब्रेंट आती हैं। फोटोज ग्रेनी नहीं है, नॉइस को ये बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है। और इसके शटर को अगर आप 10 सेकंड्स के लिए ओपन करके रखोगे तो फिर फोटो और ब्राइट आती है और अच्छी दिखती है। अब 10 सेकंड तक क्यों खोल के रखना है? जस्ट इन केस आप इसके ऑटो नाइट मोड से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप उसको और एक्सटेंड कर सकते हो, एक्सट्रीम नाइट मोड। छोटे छोटे टाइम पास फीचर्स भी हैं इसमें, जैसे कि ये लॉन्ग एक्सपोजर शॉट, सस्ती वाटरफॉल आप देख सकते हो, एंड सुपर मून मोड भी है इसमें, विच इज प्रेटी ऑब्वियस दैट व्हाट इट डज। अब जैसे ही आप वीडियो पे स्विच करोगे, क्वालिटी एक हिट लेती है।
एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, बहुत एवरेज है। 8K तक आप रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन 8K लायक क्वालिटी आती नहीं है। 4K 30 की फुटेज है, देखो यूजेबल है, फ्लैगशिप जितनी शार्प क्वालिटी नहीं है बट ठीक है। और 4K में आपको स्टैंडर्ड स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन मिलता है, लेकिन 1080p में आपको अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन मिलती है, जिससे कि स्टेबलाइजेशन में फर्क आ जाता है। फ्रंट कैमरा से वीडियो कुछ खास नहीं बनती, क्योंकि एक तो 1080p पे रिस्ट्रिक्टेड है, एंड सेकेंडली डायनामिक रेंज का हाल आप यहाँ पे देख ही सकते हो, थोड़ा अजीब सा ही है, और इसमें कोई स्टेबलाइजेशन भी नहीं है, तो सेल्फी वीडियोस के लिए ये कोई बहुत अच्छा कैमरा नहीं है। अब इन सारी चीजों को कॉम्प्रोमाइज करने के बाद ऑफर्स वगैरह लगा के इस फोन का प्राइस ये लोग 55,000 रख पाए हैं। तो देखो, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही खराब है। जैसे नेटवर्क रिसेप्शन बहुत अच्छा है, कॉल क्वालिटी, ईयरपीस वॉल्यूम सब कुछ एक नंबर है, वाईफाई स्पीड्स वगैरह में भी कोई दिक्कत नहीं है, ये काफी दूर तक सिग्नल्स को कैच करता है। बट यस, फोन में फ्लॉज हैं, जैसे कि कोई IP रेटिंग नहीं है, वायरलेस चार्जिंग नहीं है, हेडफोन जैक नहीं है, और इसके हैप्टिक्स भी मैं से ही है। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस के लिए इस फोन को लेते हो तो आपको एक बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा, और कंटेंट कंजम्पशन के मामले में डिस्प्ले से आपको कोई शिकायत नहीं होगी। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपको सिर्फ परफॉर्मेंस चाहिए, बाकी चीजें अगर टॉप नॉच ना भी हो तो आप कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, तो आप इसे ले लो। ये फुल फ्लैश पैकेज नहीं है, लेकिन जो चीज ये प्रॉमिस करता है परफॉर्मेंस, वो ये डिलीवर करता है। बाकी अगर कुछ दिन रुक रहे हो तो S23 सीरीज आ रही है, OnePlus 11 वगैरह आएंगे, तो आप उनको भी ऑप्शंस में रख सकते हो। शॉर्ट्स बनाने शुरू कर दिए हैं, देखिएगा जरूर, ठीक है। फिर this is it from my side. Thank you so much for watching. I am Devanshu and I am on leave till the next one. Bye bye.